Can you see me and hear me? Can you see me and see me? Okay, thank you. Yes, yeah, that is good. S is good and no का N enough. अच्छा, अभी बहुत कम लोगों ने, जिसने असाइनमेंट भेजा है तुरंत अपने नाम लिखो. आई एम गोइंग टू कंफर्म, जिसने असाइनमेंट भेजा है वो अपने नाम लिखो. मतलब सेंट, SENT, सेंट, इफ यू हैव सेंट इट. नॉट सेंट वाले ने लिखने की जरूरत नहीं है. डजंट मैटर. अनुजा यस, पंकज यस, अगर आपने सेंड किया है तो भेजो. साक्षी, आदित्य, 4. और किसे भेजा है? प्रणव, 5. ठीक है, एक हफ्ता हो गया. बाकी सब क्या कर रहे हैं? 6. आई एम गोइंग टू चेक. एक हफ्ता हो गया, बीच में संडे आ गया, आज सुबह भी टाइम था. ओके, दिस विल नॉट डू. मैं असाइनमेंट देखो ऐसे ही देता हूँ कि जो आप डायरेक्टली फ्रॉम द नोट्स पढ़ सको. सो प्लीज डोंट डू दिस. फिर आपको कैचअप करना मुश्किल हो जाएगा. आई टोल्ड यू, असाइनमेंट करने का मेन रीजन क्या है कि आप लोग एक बार कम से कम चैप्टर पढ़ लो एंड विथ सम काइंड ऑफ अ पर्पस. ऐसे ही बाद में ब्लाइंडली एग्जाम के लिए पढ़ने जाओगे ना तो कुछ समझेगा नहीं, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, है ना. एंड अनफॉर्चुनेटली जो हम पहला चैप्टर कर रहे हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट है. नॉट ओनली डिफिकल्ट है, लेकिन उसमें मेमोरी भी बहुत करना पड़ता है. सो एक तो समझने में डिफिकल्ट है और दूसरा मेमोराइज भी करना पड़ता है. व्हेन यू विल कम टू द सेकंड चैप्टर ऑनवर्ड्स, तो फिर पूरा 11th का जूलॉजी सिलेबस इजी है. कि नेक्स्ट इज दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज. डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज में क्या है? मसल, नर्व्स, ये एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू आप बार बार पढ़ चुके हो. आई मीन 5th स्टैंडर्ड से ये सब आप पढ़ रहे हो. फिर उसके बाद फिजियोलॉजी है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीशन. ये भी आप काफी हद तक बेसिक्स पढ़ चुके हो, है ना. तो उसको ग्रास्प करना रिलेटिवली इजी हो जाएगा आपके लिए. बट ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और नीट में 3 क्वेश्चन आते हैं. ओके, नाउ दिस टाइम आई एम एक्सक्यूजिंग यू. नेक्स्ट टाइम अगर आप नहीं करते हो असाइनमेंट, देन ये ऑटोमेटिक ये मैसेज विल गो टू योर पेरेंट्स. ठीक है. एंड अगर मेरे साथ पेरेंट ने बात नहीं की, आई मीन अनफॉर्चुनेटली एडमिनिस्ट्रेशन का ये रूल है कि अगर असाइनमेंट कोई बच्चा नहीं दे रहा है तो द पेरेंट हैज टू बी कनेक्टेड विथ 1. दूसरा, अगर आप डिले करोगे असाइनमेंट तो आप जब दोगे तो आपको 2 बार लिखना पड़ेगा. आप 3 सेशंस लेट करोगे तो वही असाइनमेंट आपको 3 बार लिखना पड़ेगा. फायदा आपका ही होगा, आपका वो असाइनमेंट पक्का हो जाएगा, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. एंड इफ यू स्टिल मिस, देन यू विल नॉट बी अलाउड टू अटेंड द क्लास. देन इट विल बिकम अ बिग इश्यू, है ना. तो अभी से सुधर जाओ, काम पे लग जाओ. एंड आई हैव टू गेट योर असाइनमेंट्स. ओके, एंड आई एम टेलिंग यू, अगर नोट्स पढ़ोगे तो आपको असाइनमेंट सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन उधर से आंसर मिल जाएगा. ओके, नाउ आई एम getting into the topic. Any questions before that? एक मिनट, आई एम गेटिंग द फाइल. ओनली 6 लोगों ने भेजा है. ओके, दिस इज नॉट डन. ओके, फ्रॉम नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू बी वेरी सीरियस एंड आई हैव नो चॉइस. क्योंकि मैं नहीं सीरियस बनूंगा, मुझे असाइनमेंट का हिसाब किताब देना पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन को. ओके, सो प्लीज गेट योर एक्ट टुगेदर. अभी मैं शेयर कर रहा हूँ.
एंड नेक्स्ट टाइम इफ आपका असाइनमेंट रेडी नहीं है, then I will have to talk to your parents. Okay, so please don't me get me that into that mode. अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम, सीलम विलम समझा? ओके, कुछ क्वेश्चन पूछूं मैं सीलम के बारे में? ओके, आंसर इन शॉर्ट, व्हाट इज सीलम? व्हाट इज अ सीलम? I'd love if you say it out. कम से कम जल्दी लिखो, व्हाट इज अ सीलोम? आपने नहीं सेंड किया, गुड, बट मैंने वो पूछा नहीं, मैंने तो वही पूछा कि किसने सेंड किया, श्रवण, लेकिन क्यों नहीं भेजा? एनीवे, दैट टाइम इज गॉन, अभी हम टॉपिक डिस्कस करें. ओके, सो लेट्स स्टिक टू द टॉपिक. व्हाट इज अ सीलोम? यू आर वेस्टिंग आवर टाइम, श्रवण. हमने अभी टॉपिक चालू कर दिया है, सो विल डिस्कस दैट सेपरेटली. सीलोम इज कैविटी बिटवीन इनर एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. गलत. अमृता, आप लोग ने किया ना असाइनमेंट? किया? किया होता तो पढ़ते. बॉडी कैविटी इन एनिमल्स, यस. व्हाट बेयर बॉडी कैविटी? उसको कुछ एडजेक्टिव्स ऐड करो. कौन सा बॉडी कैविटी? व्हाट टाइप ऑफ बॉडी कैविटी? इन द मेसोडर्म ऑफ एम्ब्रियो, नॉट एम्ब्रियो, मेसोडर्म ऑफ एनिमल्स, क्योंकि बाद में भी एम्ब्रियो मेसोडर्म रहता है. ओके, बनता है एम्ब्रियोलॉजी में. लोकेटेड बिटवीन द इंटेस्टिनल कैनाल एंड द बॉडी वॉल. वंडरफुल, बेटर. ठीक है, फिर भी कंप्लीट करने की कोशिश करो आंसर. किसी का भी आंसर अभी तक कंप्लीट नहीं है. आई गिव यू अ हिंट. क्या वो पहला बॉडी कैविटी है जो बनता है एनिमल्स में? इज इट द फर्स्ट बॉडी कैविटी? डोंट टेल मी यस एंड नो, मेक योर आंसर कंप्लीट. जिन्होंने आंसर करने की कोशिश की है, ट्राई टू कंप्लीट योर आंसर. नो, आई एम नॉट हैप्पी. मजा नहीं आता, इंटरेक्शन नहीं होता है तो. ओके, सो द सीलम इज अ सेकेंडरी बॉडी कैविटी. प्राइमरी बॉडी कैविटी इज द एलिमेंट्री कनाल. जब एम्ब्रियो बनता है तो पहले एलिमेंट्री कनाल बनता है और बाद में उसके आसपास इन द बॉडी वॉल, इन द बॉडी वॉल आपका सेकेंडरी बॉडी कैविटी बनता है, दैट इज द सीलोम. ओके, नाउ हमारा अंदर एलिमेंट्री कनाल है, उसके बाहर जो भी है, एवरीथिंग इज द बॉडी वॉल. ओके, एवरीथिंग इज द बॉडी वॉल. जैसे हमारा एब्डोमन है, उसके बाहर जो भी है दैट इज अवर बॉडी वॉल. सो इट इज अ कैविटी इन द बॉडी वॉल. बट बॉडी वॉल में दो स्ट्रक्चर्स है, एक है एक्टोडर्म है और एक है मेसोडर्म. सो विद इन द बॉडी वॉल इट इज अ कैविटी इन द मेसोडर्म. सो इट इज अ मेसोडर्मल कैविटी इन द बॉडी वॉल ऑफ एनिमल्स, बट इट इज अ सेकेंडरी बॉडी कैविटी. ठीक है, ये कैविटी क्यों बनती है? वाई इज दिस कैविटी फॉर्म्ड? इट इज फॉर्म्ड सो दैट जब ये एनिमल ग्रो हो और उसके ऑर्गन्स को ज्यादा जगह चाहिए, तो जब बच्चा था तब वो कैविटी बना ली, फ्लूइड फिल्ड कैविटी. जब वो ग्रो होगा तो ऑर्गन्स को स्पेस मिलेगी. ये जो एम्प्टी स्पेस जो कैविटी की वजह से बनी है, उसके अंदर ग्रो हो सकते हैं. विच मीन्स अगर यहाँ समझो यहाँ से निकल के पेनक्रियास बना या लिवर बना उस तरफ लेफ्ट साइड में, तो वो बॉडी वॉल को धक्का नहीं मारेगा. इट विल ग्रो इनसाइड द सीलोम. सीलम की स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ना. तो शुरुआत में से पहले से ही वो तैयार रखा है कि भाई बच्चा बड़ा होने वाला, मतलब अपना बॉडी पार्ट बड़ा होने वाला है, तो पहले से उसके लिए जगह बना के रखो. सो इज द रोल ऑफ द सीलोम, टू create space for the growing parts in the body, mainly parts of the alimentary canal. ठीक है, that is one.
दूसरा, अगर वो फ्लूइड है, सीलोमिक फ्लूइड अंदर है, तो इट हैज इट्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑल्सो प्रिवेंट्स द कंप्रेशन ऑफ द एनिमल। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्रिवेंट्स द कंप्रेशन ऑफ द एनिमल। नाउ ये जरूरी क्यों है? नहीं तो you can compress and kill the animal. लेकिन if you remember, most of the animals develop हुए थे in the water. The primitive animals, हमने जो invertebrates है, most of them evolved in water. तो उनके लार्वा एम्ब्रियो भी वाटर में थे, और वो खुद भी वर्म्स जैसे थे, या मॉलस्क थे, या आर्थ्रोपोड्स थे, क्रस्टेशियंस। अभी क्रस्टेशियंस को क्या फायदा हो गया? उनका एक्सोस्केलेटन था, तो उनका बॉडी प्रोटेक्टेड था। बट बिफोर दैट, जैसे एनिलिड्स है, निमेटोड्स है, प्लेटिहेल्मिन्थस है, ये सब को क्या होता था? दे डिड नॉट हैव अ हार्ड एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन, तो देयर बॉडीज वर वेरी डेलिकेट। अब वो डेलिकेट बॉडीज को थोड़ा बहुत फर्म, FIRM, फर्म बनाने के लिए भी सीलम काम करता है। तो अंदर वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होने की वजह से द बॉडी कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। अदरवाइज द वाटर अबव देम व्हेन दे आर इन द डीप सी, तो जो वाटर प्रेशर होता है उससे उनका पूरा बॉडी कंप्रेस हो जाएगा, एंड दैट डज नॉट हैपन बिकॉज ऑफ द सीलम। ओके, सो फर्स्ट फंक्शन ऑफ सीलम इज it allows the growth of organs without distorting the body. बॉडी का शेप बिगाड़े बिना, बॉडी को तकलीफ दिए बिना, it provides space for the growing organs. Okay, second, it creates a hydrostatic pressure which prevents the compression or destruction of the animal's body. तीसरा, इसमें फ्लूइड है, ठीक है। नाउ फ्लूइड इज अ मीडियम फॉर सर्कुलेशन, एंड ये जो मेसोडर्मल सेल्स होते हैं उसमें से बहुत चीजें डिफ्यूज होकर अंदर आ सकती है और फिर इंटेस्टाइन तक पहुंच सकती है, या इंटेस्टाइन में कुछ चीजें एब्जॉर्ब होगी तो इट विल गो टू द मेसोडर्मल सेल्स, एंड मेसोडर्मल सेल्स में से वो सीलम में जाएगी तो वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो सकती है। ओके, सो इट प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर सर्कुलेशन। अभी इफ यू नो, निमेटोड्स तक देयर वाज नॉट अ कंप्लीटली डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उनके लिए सर्कुलेशन बॉडी में जो होता था तो वो मेनली यूज्ड टू हैपन थ्रू द सीलोम। आफ्टर निमेटोड्स केम, निमेटोड्स आने के, अरे आफ्टर एनिलिड्स केम, तो एनिलिड्स में हम देखेंगे उनका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ। सो दे आर द फर्स्ट एनिमल्स टू हैव सर्कुलेशन। फिर भी हर एक बॉडी पार्ट तक चीजें पहुंचाना या उधर से उठाना मुश्किल होता था, तो सीलम विल हेल्प इन सर्कुलेशन। ओके, तो ब्लड वेसल्स हो सकते हैं मेसोडर्म में, लेकिन फिर बाकी बॉडी में पहुंचाने के लिए मेसोडर्मल ये कैविटी भी काम में आती है, और वहां का सीलोमिक फ्लूइड। नेक्स्ट फंक्शन, सम एनिमल्स हैव व्हाइट ब्लड टाइप ऑफ सेल्स इन द सीरम, मतलब इम्यून सेल्स सीलम में घूमते हैं। सीलम में फ्लूइड रेड नहीं होता है, मतलब ब्लड या हीमोग्लोबिन या आरबीसीज नहीं होते, बट इम्यून सेल्स कैन बी प्रेजेंट, एंड दैट इम्यून सेल्स एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, सो दे हेल्प इन द इम्यून फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। ठीक है, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द सीलम। ओके, फर्स्ट, इट इज अ प्राइमरी or secondary body cavity in the body wall of animals. It lies within the mesoderm usually. It provides space for growth of the organism organs. It is a circulatory medium. It is acts like a hydroskeleton, preventing compression of the animals and destruction of the body. It has immune cells जो immunity में help कर सकते हैं। ठीक है, you must remember this. अब दूसरा हमने किया था कि ये मेसोडर्म में जब कैविटी बनती है तो कुछ मेसोडर्म कैविटी के बाहर की तरफ चला जाता है और कुछ अंदर की तरफ होता है। ओके, सो द आउटर मेसोडर्म इज कॉल्ड द पैराइटल मेसोडर्म और द पैराइटल लेयर ऑफ द मेसोडर्म। नीचे देखो लिखा है द आउटर लेयर इज द पैराइटल लेयर। ओके, एंड द इनर लेयर इज द विसरल लेयर, क्योंकि हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके ऑर्गन्स को विसेरा बोलते हैं। So the inner layer will surround the viscera, that is the internal organ. So it is a visceral layer. So the coelom
divides the mesoderm into an outer parietal and inner visceral layer also. ये भी आपको एक याद रखना है, ठीक है। अब we have to know mesoderm बनता कैसे है, and till now we have been talking of one type of a coelom, okay। और आगे जाके हम देखेंगे कि there are two types of coeloms। अब तक हम जो डिस्कस कर रहे थे that is the basic और the true coelom, ठीक है। now we are going to differentiate between what is a true coelom and not a true coelom, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल स्टिक टू द ट्रू सीलोम, एंड अब हम ट्रू सीलोम के फीचर्स डिस्कस करते हैं, ओके। नाउ ट्रू सीलोम इज ऑफ कोर्स इट इज अ कैविटी विद इन द मेसोडर्मल सेल्स, कैविटी विद इन द मेसोडर्मल सेल्स, ठीक है। तो वो तो अब तक हमने डिस्कस किया है। सो इट इज अ कैविटी इन द मेसोडर्म और विद इन द मेसोडर्मल सेल्स। सीलोम के 3 टाइप्स नहीं है। जो पहला टाइप है दैट इज ए सीलोमेट, मतलब उसमें सीलम है ही नहीं। तो अगर सीलम है ही नहीं तो हम उसको एक सीलोप का टाइप नहीं बोलेंगे। बट व्हेन वी क्लासिफाई एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द सीलम, देन हम 3 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। वन इज ए सीलोमेट, वन इज स्यूडो सीलोमेट एंड द थर्ड इज यू सीलोमेट और द ट्रू सीलोमेट। तो पहले हम कौन सा डिस्कस करें? यू सीलोमेट, ओके। सो सीलम के 2 टाइप हुए, बट देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज ए सीलोमेट, ओके फाइन। सो कमिंग बैक टू अ ट्रू सीलोम। सो ट्रू सीलम उसको बोलते हैं विच इज लाइंग वन इन द मेसोडर्म, ठीक है। तो ये तो ठीक है। सेकेंड, द लाइनिंग हैज टू बी ऑफ मेसोडर्मल सेल्स। तो आप देखोगे यहाँ इसकी लाइनिंग जो है वो मेसोडर्मल सेल्स की है। इट इज मेड अप ऑफ मेसोडर्मल सेल्स, सो इट हैज टू बी इन द मेसोडर्म एंड द लाइनिंग ऑल्सो हैज टू बी मेसोडर्म। अभी ये बहुत ऑब्वियस लगता है, लेकिन आगे जाके हम देखेंगे कि देयर इज अ टाइप ऑफ सीलम जो शुरुआत में मेसोडर्म में से नहीं बनता है। इनफैक्ट वो एंडोडर्म में से कैविटी बन के फिर मेसोडर्म में आता है, okay। We are going to see that. So right now we have to specify a true coelom is which is lying in the mesoderm and it is lined by mesodermal cells, okay। So that is a true coelom, ठीक है। अब इसके 2 टाइप्स है, लेट मी शो यू दैट। ट्रू सीलम के 2 टाइप्स है, बाद में हम सूडो सीलम करेंगे, ठीक है। अब ये 3 फिगर्स है। पहले आप ऊपर वाले 2 फिगर्स देखो और ऊपर वाले में आप लेफ्ट वाला देखो, ठीक है। लेफ्ट वाले फिगर में क्या क्या दिखाया है? बीच में गट दिखाया है, दैट मींस एलिमेंट्री कनाल। फिर आउटर मोस्ट सेल्स जो है, जो डार्क ब्लू कलर के सेल्स है, दे आर द एक्टोडर्म। एंड ये जो पूरा थिकनेस है जिसमें सेल्यूलर नहीं दिखा है, एक्चुअली वो सेल्यूलर ही होता है, द लाइट ब्लू कलर, दैट इज द मेसोडर्म। अब क्या दिखाया है? मेसोडर्म में कुछ सेल्स स्पेशलाइज हो रहे हैं और इस जगह पे मेसोडर्मल कैविटी मतलब सीलोम बनने वाला है। अब वो कैसे बनता है देखो, नीचे वाले फिगर में दिखाया है। ये सेल्स स्पेशलाइज होते हैं और उसमें बीच वाले सेल्स मर जाते हैं मतलब दे डाई, so a space is created। So these special cells modify, and when they modify उसके बीच वाले cells they die, so you get a cavity। अब कैविटी अगर है तो उसमें कभी भी हवा नहीं भरी होती, बिकॉज आसपास के सेल्स में से डिफ्यूजन से वहां फ्लूइड भरने लगेगा, ठीक है। अब आप देखोगे दिस कैविटी, ऑल्दो उसका रेड सेल्स दिखाए है, बट दे आर ऑल्सो मेसोडर्मल सेल्स बिकॉज मेसोडर्म में से ही पैदा हुए। एंड नाउ यू हैव द कैविटी विच इज लाइंग इन द मेसोडर्म, एंड you know that it originated also in the mesoderm। So जो लेफ्ट साइड वाला और नीचे वाला है दैट इज अ ट्रू सीलोम, दैट इज अ ट्रू सीलोम, ओके। बट इट इज ऑल्सो गिवन अ स्पेशल नेम दैट इज कॉल्ड शिजोसीलोम, SCHIZO। मैं आगे आपको नोट्स में दिखाऊंगा, SCHIZO। आई विल जस्ट राइट हियर शिजोसीलोम, ओके। तो अब हम कैसे करेंगे? शिजोसीलोम इज अ ट्रू सीलोम
which arises from the mesoderm and is lined by mesodermal cells. ठीक है. अब when I do the next type of coelom, तब आपको समझेगा कि हम ऐसा स्पेसिफाई क्यों कर रहे हैं. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ सीलोम, इफ यू सी, ये भी एक एनिमल है, उसका भी बाहर एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है और गट है. लेकिन क्या हुआ, ये रेड सेल्स कहाँ से पैदा हो रहे? दे आर कमिंग एज एन पाउच, एज अ पाउच फ्रॉम द एंडोडर्म. मतलब गट वॉल में से, एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में से एक पाउच बनता है. अब ये पाउच विल बी नेचुरली लाइंड बाय एंडोडर्मल सेल्स. तो जब ये शुरुआत में मेसोडर्म, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द एंडोडर्म, फिर माइग्रेट होके यहाँ से कट ऑफ हो जाता है और माइग्रेट होके फिर मेसोडर्म में बैठता है. तो अभी नीचे वाला देखो, तो यहाँ पे भी नाउ इट इज पार्ट ऑफ द मेसोडर्म. ओके, लेकिन उसके ओरिजिनल सेल्स या ओरिजिन कहाँ से हुआ? फ्रॉम द एंडोडर्म. नाउ एंडोडर्म मतलब फ्रॉम द इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन मतलब द एंटेरॉन. इंटेस्टाइन मतलब एंटेरॉन. ओके, इंटेस्टाइन मतलब एंटेरॉन. सो दिस एंटेरॉन में से बनने वाले सीलम को बोलते एंटेरोसीलोम. ओके, आई एम राइटिंग दैट, एंटेरोसीलोम. ओके, लेकिन इसको भी हम ट्रू सीलम ही बोलेंगे. व्हाई? बिकॉज वंस द एनिमल बिकम्स एडल्ट, जब ग्रो हो जाता है, तब लाइक एनी अदर सीलम, इट इज प्रेजेंट इन द सीलम एंड लाइंड बाय मेसोडर्मल सेल्स. ओरिजिनली उसका लाइनिंग कैसा था? इट वाज लाइनिंग वाज एंडोडर्मल. लेकिन इन अ फ्यू मंथ्स और वीक्स और मंथ्स, ये ओरिजिनल जो एंडोडर्मल सेल्स है वो मर जाते हैं, क्योंकि उनका लाइफ स्पैन होता है. तब तक वो मेसोडर्म में आ चुका है और ओरिजिनल एंडोडर्मल सेल्स उसके मर जाते हैं. तो नाउ इट विल बी रिप्लेस्ड बाय मेसोडर्मल सेल्स. ओके, सो in the adult, the cavity will be in the mesoderm and it will be lined by the mesodermal cells. So it is a true coelom. लेकिन उसका origin is from the endoderm, that is from the enteron, intestine. So it is called the entero type of true coelom or enterocoelom. Okay, you understood the differences between the two types of true coelom? Okay, now somebody write, tell me which are the two types of true coeloms. True coelom को बोलते हैं eucoelom. Now you tell me which are the two types of true coeloms. Name बोलो. What are the two types of true coeloms? आपके सामने वो लिखा हुआ है मैंने. I want you to somebody to write it down. What are the two types of true coelom? Schizocoelom and enterocoelom. Yeah. So these are the two types of true coelom. ठीक है. Now the third type of coelom is the pseudocoelom. Okay. That is a pseudocoelom. This is not a true coelom. ठीक है. अब ये pseudo वाला coelom जो है ना, वो complicated है. I will just give you a hint, and हम जब nematodes करेंगे तब हम discuss करेंगे, but I'll at least give you a hint now. 1 minute. Okay, so one is pseudocoelomate and eucoelomate. Now जो pseudocoelom होता है वो nematodes में सिर्फ मिलता है, one type of animals. So it is a special type of a coelom. उसमें क्या होता है, जैसे हमने बताया था, it is lying in the mesoderm and it is lined by mesodermal cells. But when you go to a pseudocoelom, ये फिगर में इतना अच्छा दिखाया नहीं है, आप लेफ्ट साइड में देखो. When you go to a pseudocoelom, you will realize कि उसका जो मेसोडर्म है, ये देखो बाहर का, it is broken. बाहर का मेसोडर्म है, it is broken.
ठीक है. सो इट डज नॉट हैव अ कंटिन्यूअस लाइनिंग ऑफ मेसोडर्म. अंदर एंडोडर्म तो है. ठीक है. अब एंडोडर्म के बाहर आप देखो, एंडोडर्म के बाहर यूजुअली वी विल फाइंड अ लेयर ऑफ विसरल मेसोडर्म. लेयर ऑफ विसरल मेसोडर्म देखो, हम नीचे वाले फिगर में दिखा रहा हूं मैं. अभी नीचे वाले फिगर में देखो, ट्रू सीलोम है. ट्रू सीलोम में क्या है, अंदर एंडोडर्म है और फिर विसरल मेसोडर्म है. एंड यू आर सीइंग दैट द सीलोम इज लाइंग बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द मेसोडर्म. मतलब वो पूरा का पूरा मेसोडर्म के अंदर है. बट व्हेन यू सी अ सूडो सीलोमेट एनिमल, यू विल सी कि अंदर की तरफ देयर इज नो मेसोडर्म, है ना, और बाहर की तरफ भी मेसोडर्म टूटा हुआ है. which means the coelom is in the body cavity but it is not lined by mesodermal cells. अंदर की तरफ it is lined by endodermal cells and बाहर की तरफ partly mesoderm and partly ectoderm से lining होता है उसका. ठीक है. अब ये कैसे बनता है और ये मेसोडर्म क्यों टूट जाता है या क्यों एंडो ये जो विसरल एंड मेसोडर्म गायब हो जाता है, दैट वी विल डू व्हेन वी डू निमेटोड्स. फिलहाल आपको इतना याद रखना है, ट्रू सीलोम मीन्स it is inside the mesoderm and it is lined by mesoderm. दोनों तरफ mesoderm होंगे. And a false coelom or a pseudo coelom मतलब it is lying in the body cavity but it is not lined by mesoderm. It is lined by endoderm and partly by ectoderm. Okay, so that is the main difference between a true coelom and pseudo coelom. एक बार ये कैविटी बन गया, सूडो सीलोम भी बन गया, तो वो फंक्शन तो सीलोम के ही करेगा. ओके, बिकॉज इट इज अ बॉडी कैविटी. लेकिन उसका जो फॉर्मेशन होता है या डेवलपमेंट होता है वो ट्रू सीलोम से अलग होता है. सो इट इज कॉल्ड अ सूडो सीलोम. ठीक है. तो उसके डिटेल्स हम बाद में करेंगे. नाउ विल गो टू दिस नोट्स पार्ट ऑफ इट एंड आई वांट यू टू रीड ऑल द फंक्शंस ऑफ द सीलोम. ठीक है. एंड आई विश यू पे अटेंशन because from next time we will have to be a little more serious with the assignments. Now 12:04 हुआ है. We are taking, I am taking a break. I want you to read all the functions of the coelom and we will start at 12:10. ठीक है. So मैंने ये highlight करके रखा है. So you must do the function of the coelom and उस पे बार बार questions आते हैं. ठीक है. So we will start at 12:10 again and I want all of you to read this properly.
Yep. So any problem with coelom? Can you hear me and see me? Can you hear me and see me? ठीक है, ओके तो ये सीलोम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है एंड मैं आपको आफ्टर वी डू अ फ्यू फाइल मैं कुछ फाइला करूंगा जब मैं वापस सीलोम के डिस्कशन में आऊंगा आई विल डू इट अगेन, ठीक है। बाकी सब टॉपिक्स ठीक ठाक है, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। सो नाउ वील गो टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट नेक्स्ट टॉपिक इज सेगमेंटेशन। अभी आपको इजीली समझ जाएगा। मिनट, वन मिनट, आई एम गेटिंग वन फिगर फ्रॉम द इंटरनेट, जस्ट होल्ड ऑन। ओके आई एम शेयरिंग दिस न्यू फाइल, तो ये बंद होके वापस चालू होगा, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। अभी आपको ये मेरा इंटरनेट वाला सर्च दिख रहा है, इंटरनेट का फिगर्स दिख रहा है। कैन यू सी माय इंटरनेट सर्च फाइल? वेट वन मिनट, लेट मी कनेक्ट इट, वेट अ मिनट। अच्छा अभी दिख रहा है, कैन यू सी इट नाउ? इंटरनेट सर्च अर्थवर्म का फिगर, ओके। नाउ कम टू दिस राइट साइड फिगर, या राइट साइड में क्या दिखाया है? देयर इज एन अर्थवर्म। इफ यू सी द बॉडी ऑफ द अर्थवर्म फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से देखोगे तो it is divided into parts, it is divided into parts, so that is called segments, each part is called a segment, ठीक है। अभी अर्थवर्म एक वर्म है, मतलब इट इज अ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, सिलिंड्रिकल एनिमल। तो ये जो उसके सेगमेंट्स है वो पूरे के पूरे गोल होते हैं, पूरे के पूरे गोल होते हैं। सो बाहर से दे विल लुक लाइक रिंग्स, एज इफ द अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ रिंग्स, एंड रिंग्स का नाम है एन्यूलस, ओके। सो अर्थवर्म का बॉडी इज मेड अप ऑफ एन्यूलाई, दैट इज रिंग्स, इसलिए उसको बोलते हैं एनिलिड। एनिलिड मतलब मेड अप ऑफ रिंग्स, ओके। नाउ ये जो सेगमेंटेशन हुआ है, मतलब पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, ये आप बाहर से देख रहे हो। सो दिस इज एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, इट इज एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। लेकिन अर्थोम ऐसा एनिमल है जिसमें अगर आप अंदर जाओगे, यहाँ तो ऐसे नहीं दिखाया है, लेकिन अंदर जाओगे तो ये जो उसके डिविजन्स है, डिविजन जो आउटसाइड से इट इज कन्वर्टिंग इनटू सेगमेंट्स, अंदर तक, वो अंदर तक थ्रू एंड थ्रू एनिमल को डिवाइड करते हैं। सो द इंटरनल सेगमेंटेशन इज फॉर्म्ड बाय इंटरनल सेप्टा। तो इंटरनल सेप्टा अंदर तक एनिमल के जाता है, तो पूरे एनिमल को वो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है, ओके। सो दीज डिविजन्स आर कॉल्ड सेप्टा। सो द earthworm is internally also divided and externally also divided, which means the animal is completely divided into segments externally and internally, ठीक है। सो दिस इज वन। अब मैं आपको दूसरा और एक फिगर दिखाता हूँ, वन मिनट। ओके, नाउ यहाँ पे देयर इज अ मैन शोन विथ द 6 पैक्स, या शायद 8 पैक्स दिखा है। अगर यहाँ पे देखते हो तो इंसान की बॉडी भी सेगमेंटेड है ना।
अभी मेरे जैसे मोटे इंसान में इस तरह के मसल्स नहीं दिखेंगे, बिकॉज स्किन एंड फैट इज कवरिंग माई मसल्स. तो बाहर से वी वी मे लुक अनसेगमेंटेड, लेकिन अंदर से हम भी सेगमेंटेड है. ओके. नाउ इफ यू इमेजिन अवर वर्टिब्रल कॉलम, तो हमारा वर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रा, मींस बोन्स इन द स्पाइन. तो दैट इज आल्सो सेगमेंटेड. फिर आप हमारे रिब्स देखोगे, रिब्स. सो वी हैव गॉट 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, सो दे आर आल्सो सेगमेंटेड. ठीक है. फिर आप देखोगे कि वर्टिब्रा में से हमारे नर्व्स निकलते. बिटवीन द वर्टिब्रा वी हैव आवर नर्व्स कमिंग आउट, उसको स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं. सो दैट आल्सो कम्स आउट इन ईच सेगमेंट. व्हिच मींस व्हाट? सो मतलब क्या कि इंसान भी इंटरनली सेगमेंटेड है, बट एक्सटर्नली उसके सेगमेंट्स दिखते नहीं है, बिकॉज इट मे बी कवर्ड बाय अ कंटिन्यूअस लेयर ऑफ स्किन एंड फैट. ओके, डू यू एग्री दिस? ओके. सो chordates, मतलब ऑल एनिमल्स, स्पेशली द वर्टिब्रेट एनिमल्स, जैसे आपके फिश, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, वी ऑल आर इंटरनली सेगमेंटेड. बट बाहर हमारे सेगमेंट्स दिखते नहीं है, बिकॉज जैसे फिश में द बॉडी इज कवर्ड विथ स्केल्स, बर्ड्स में द बॉडी इज कवर्ड विथ फेदर्स. ओके. देन मैमल्स में द बॉडी इज कवर्ड विथ हेयर, और स्किन होता है लेकिन उसके अंदर फैट का लेयर होता है, इससे पता नहीं चलता है. सो वी आर इंटरनली सेगमेंटेड. ओके. नाउ दिस इज वन वर्ड. तो both these type of segmentations in the body are true segmentations, क्योंकि ओरिजिनल सेगमेंटेशन अंदर से होता है, फिर अर्थवर्म में बाहर भी दिखता है. सो अर्थवर्म इज इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली सेगमेंटेड, एंड ऑल कॉर्डेट्स आर एक्सटर्नली सेगमेंटेड. ठीक है. फिर आप कॉकरोच देखोगे, या ये लेफ्ट साइड में यू सी दिस इज अ क्रस्टेशन, इट इज लाइक अ क्रैब. नाउ कॉकरोच का बॉडी भी समवट ऐसा ही दिखता है, where you have a large head and thorax, and then the body is segmented. तो यहाँ you are seeing external segmentations. Okay. May I will just show you, if we can show cockroach का body. 1 minute. I'll show you a cockroach का body. Can you see my search cockroach? Okay. So now you see that the body of the cockroach is also segmented. Now cockroaches are arthropods. तो द बॉडी इज एक्सटर्नली सेगमेंटेड. लेकिन अगर आप ये बाहर के सेगमेंट्स आपके निकालोगे ना, तो अंदर यू विल सी वन बिग कैविटी, वन सिंगल कैविटी, दैट इज कॉल्ड द हीमोसील. सो इंटरनली इट इज नॉट प्रॉपरली सेगमेंटेड. सो व्हाट डू वी सी कि देयर आर सम एनिमल्स जैसे अर्थवर्म, जो अंदर से भी सेगमेंटेड होते हैं और बाहर से भी सेगमेंटेड होते हैं. दे आर कॉल्ड कंप्लीटली सेगमेंटेड एनिमल्स. ओके. देन एनिमल्स लाइक कॉर्डेट्स, human beings, mammals वगैरह, we are internally segmented, but externally we are not segmented. And then there are some animals like cockroach जो सिर्फ externally segmented है, that is the arthropods. ठीक है. Now I'll show you something more important. 1 minute. I'm going back to the earthworm का figure. हाँ, अभी ये earthworm का figure वापस दिख रहा है जो dissection किया हुआ है. Can you see the earthworm figure? Yeah. So now if you see, मैं थोड़ा और भी no, I cannot enlarge. Now you will see कि अंदर ये for example blood vessels दिखाया है, but if you see the blood vessels, so these are, ये जो connecting है ना, they are looking like blood vessels, but they are multiple hearts of the earthworm. The earthworm में multiple hearts होते हैं, and you see they are repeated in so many segments.
ओके, दे आर रिपीटेड इन सो मेनी सेगमेंट्स। ओके, देन आगे आप देखोगे और भी ब्लड वेसल्स है, तो हर एक सेगमेंट में यू विल सी डिफरेंट डिफरेंट ब्लड वेसल्स। ठीक है, उसके बाद यू कम डाउन, ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, राइट साइड में जो ग्रीन स्ट्रक्चर्स दिखा रहा है, व्हाट यू विल सी इन मेनी सेगमेंट्स, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसका, इट इज कॉल्ड नेफ्रीडिया, दैट इज ऑल्सो रिपीटेड इन ईच सेगमेंट। ओके, फिर आप उसका ये येलो या गोल्डन आप नर्व कॉर्ड देखोगे, अपना जैसे स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसका ये छोटा सा नर्व कॉर्ड है। एंड नर्व कॉर्ड में आई विश आई कैन एनलार्ज, मैं एनलार्ज करता हूँ, लेट्स होप आई कैन शो इट टू यू प्रॉपर्ली। वन मिनट। नो, इसमें नहीं दिख रहा है। आई सी इफ आई कैन शो यू मोर। ओके, so I'll try to explain here only. Okay, so what happens is कि इसका जैसे कॉर्ड होता है, तो ये आई नो थोड़ा छोटा है, बट हर एक सेगमेंट में छोटे छोटे नर्व्स निकल रहे हैं। फॉर एवरी सेगमेंट देयर इज अ नर्व। ठीक है, फिर कॉर्ड अगर आप देखोगे थोड़ा ध्यान से, तो हर एक सेगमेंट में देयर इज एन एनलार्जमेंट इन द कॉर्ड, दैट इज बिकॉज देर आर मोर न्यूरॉन्स इन दैट रीजन। तो जो एनलार्जमेंट क्यों होता है, बिकॉज देर आर मोर न्यूरॉन्स इन दैट रीजन। ऐसे रीजन्स को, छोटे छोटे रीजन्स को गैंग्लिया बोलते हैं। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट कि अर्थवर्म के बॉडी में ऐसे बहुत सारे पार्ट्स है जो हर एक सेगमेंट में या बहुत सारे सेगमेंट में रिपीट होते हैं। okay, for example the hearts are repeating in multiple segments, the blood vessels are repeating in all the segments, then ये सेगमेंट के बाद आप पूरे बॉडी में देखोगे तो ये ग्रीन स्ट्रक्चर्स हर एक सेगमेंट में रिपीट होगा। okay, that is the एक्सक्रीटरी ऑर्गन। देन हर एक सेगमेंट में नर्व्स रिपीट हो रहा है, जैसे हमारे हर एक सेगमेंट में वर्टिब्रा रिपीट होता है पूरे बॉडी में, फिर हर एक सेगमेंट में से नर्व्स हमारे भी निकलेंगे। ओके, सो देर आर मेनी स्ट्रक्चर्स which will be repeated again and again in the different segments. This type of repetition of parts, or it is called serial repetition of parts, is called metamerism. किसका जो भी क्वेश्चन था, somebody had asked what is metamerism. So metamerism means serial repetition of different internal parts of the body in different segments. तो हमारे में हमारा हार्ट है वो एक ही है, वो रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन हमारे वर्टिब्रल कॉलम रिपीट हुए हैं, हमारे रिब्स रिपीट हुए हैं, फिर हर एक वर्टिब्रा में से हमारे नर्व्स या स्पाइनल नर्व्स रिपीट होते हैं। सो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म में ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटामेरिज्म, मीन्स रिपीटेशन और सीरियल रिपीटेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स इन द बॉडी। ओके, so now we've got two words, one we've got segmentation and other we know, अभी मैं I'm just going back to my slide. Okay, now I'm going back to my slide. So segmentation and metamerism. So यहाँ पे अगर आप पढ़ सकते हो तो, so division of the animal or plant body into a series of repetitive segments, that is called segmentation. 1 minute, I'll tell you about the clitellum. Okay, लेकिन if there is a serial repetition of certain parts, then it is called metamerism. Okay, और जब दोनों होता है मतलब सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी भी होता है एंड सीरियल रिपीटेशन ऑफ द पार्ट्स भी होता है, देन वी से कि एनिमल इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड, एनिमल इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड। ओके, सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एनिमल। अब कौन से फाइला में आपको ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन मिलेगा? ओके, और वन वर्ड में अगर आपको बोलना है तो यू कैन से मेटामेरिज्म, either you say segmentation with metamerism or you say only metamerism. That means segments भी है and there are certain parts which are repeated. अभी आपको कौन से एनिमल्स में मिलेगा? I'll tell you about clitellum, just a minute. Now first is annelida, हमने देखा, फिर आपको आर्थ्रोपोडा दिखाया एंड कॉर्डेटा में मैंने आपको ह्यूमन बींग्स दिखाया। नाउ एक्सेप्शंस अभी आपको नहीं समझेगा, क्योंकि जब हम फाइला करेंगे आपको समझेगा, तो डजेंट मैटर, बट आपको मेन याद रखना है कि ये तीन फाइलम में आपको
मेटामेरिक सेगमेंटेशन मिलता है। लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है? अर्थवर्म में बाहर से भी सेगमेंटेड है, अंदर से भी सेगमेंटेड है। ओके, बिकॉज ऑफ द सेप्टा, सो इट इज कंप्लीट सेगमेंटेशन, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। फिर ह्यूमन बींग्स में या कॉर्डेट्स में क्या है? इंटरनल सेगमेंटेशन है, लेकिन बाहर से नहीं पता चलता है, बिकॉज ऑफ द स्किन एंड फैट, सो दैट इज इंटरनल सेगमेंटेशन। एंड आर्थ्रोपोड में हमने क्या देखा कि बाहर से उसका एक्सोस्केलेटन इज सेगमेंटेड, लेकिन अंदर से इसको बुड कैविटी है, कंप्लीट वन कैविटी है, सो इट इज मोर एक्सटर्नली सेगमेंटेड। ओके, सो इस तरह से सेगमेंटेशन अलग अलग टाइप का होता है। हावेवर ये तीनों एनिमल्स में या तीनों फाइला में देर इज मेटामेरिज्म, मतलब उनके अलग अलग पार्ट्स इंटरनली या एक्सटर्नली रिपीट होते हैं, सेम पार्ट्स इन डिफरेंट सेगमेंट्स। ओके, सो ऑल दीज फाइला आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड। ठीक है, अब इसमें ईच सेगमेंट का नाम है मेटामियर, ईच सेगमेंट इज कॉल्ड अ मेटामियर। ओके, नाउ द अदर नेम, जैसे मैमल्स में ये मेटामियर को सोमाइट बोलते हैं। सोमाइट मीन्स, सोमा मीन्स बॉडी एंड सोमाइट मीन्स पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, सो सोमाइट मतलब क्या? सोमाइट मतलब एक नर्व जो हमारी स्पाइनल निकलती है और उसके साथ जो मसल निकलता है। तो हमारे बॉडी में जैसे ये पार्ट ऑफ द बॉडी में हमको रिब्स दिखते हैं, हमको मसल्स ऐसे सेगमेंटेड नहीं दिखते, बट एक्चुअली वो सेगमेंटेड होते हैं। और सलमान खान कैसे जैसे लोगों में आगे हम वो सेगमेंट देख सकते हैं, है ना, वी सी द सिक पैक्स, बट एक्चुअली हम सब में मसल्स इस तरह पैक्स में होते हैं। सो वन नर्व एंड उसका मसल दोनों सेगमेंटेड होते हैं, एंड ईच इज कॉल्ड अ सोमाइट। ठीक है, नाउ ये सेगमेंटेशन के एडवांटेजेस क्या है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेगमेंटेशन? वन, इट अलाउज फ्री मूवमेंट, वो एनिमल अच्छी तरह बेंड हो सकता है, लेकिन जब बेंड होगा तो इंटरनल पार्ट्स को डैमेज नहीं होगा, दैट इज वन। ठीक है, दूसरा, उसके अलग अलग इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, जैसे नर्व्स है, ब्लड वेसल्स है, दे कैन बी वेल डिवाइडेड फॉर ईच पार्ट, मतलब हर एक सेगमेंट को एक नर्व मिल सकता है, हर एक सेगमेंट को एक ब्लड वेसल मिल सकता है। सो देर इज प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो सेगमेंटेशन से ये फायदा होता है। तीसरा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इट अलाउज रीजनरेशन इन सम एनिमल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हमको अगर मुझे यहाँ लगा है, मेरे एक बॉडी पार्ट में लगा है, समझो एक रिब्स के पास मसल में लगा है, तो वो मेरा मसल उसी सेगमेंट तक सीमित है, उसके बाजू वाला, ऊपर वाला या नीचे वाला मसल इज नॉट डैमेज्ड, बिकॉज माई बॉडी इज सेगमेंटेड। तो व्हेन आई गेट इंजर्ड ओनली वन मसल ऑफ माई बॉडी गेट्स डैमेज्ड। अब वो रिपेयर होता रहेगा, रीजनरेट होता रहेगा, लेकिन while that is happening, the rest of the body is not affected. That is very important, है ना। अगर ये मसल ऐसे लंबे लंबे होते और यहाँ इंजरी होता, एंड इफ दिस मसल इज गोइंग टू द होल बॉडी, तो एक मसल जब इंजर होगा तो मेरी पूरी पूरी बॉडी में मुझे पेन या प्रॉब्लम आएगा। इंस्टेड व्हाट हैपेंस, बिकॉज ऑफ सेगमेंटेशन, मुझे इंजरी होती है तो ओनली वन सेगमेंट ऑफ माई बॉडी में मसल को डैमेज होता है, रेस्ट ऑफ माई बॉडी कंटिन्यूज टू फंक्शन। तो सेगमेंटेशन में ये फायदा होता है कि इट अलाउज रीजनरेशन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स while other segments are unaffected, दूसरे अपना काम करते रहते हैं। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो मेन एडवांटेजेस ऑफ सेगमेंटेशन, इट अलाउज बेटर मूवमेंट, एनिमल को बेंड करने को करता है, जैसे हम भी बेंड कर सकते हैं, बट व्हेन वी बेंड तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स कॉम्प्रेस नहीं होते, क्योंकि आवर वर्टिब्रा इज सेगमेंटेड, ढंग से हमको बेंड करने देता है। दूसरा, distribution and division and distribution of important structures like nerves, blood vessels. And third is it allows regeneration part by part or segment by segment. ठीक है, so these are the importance of segmentation. अभी आपने इशिता ने पूछा है क्लाइटेलम के बारे में। ओके, तो क्लाइटेलम इज अ स्मॉल रीजन इन द बॉडी ऑफ अ अर्थवर्म जिसमें सेगमेंटेशन नहीं होता है। सो आई विल अगेन गो बैक टू दैट नाउ दैट यू आस्क्ड मी। ये आपके अपने ये सब्जेक्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सेगमेंटेशन समझने के लिए भी। 1 मिनट। सो आई एम गोइंग बैक टू द इंटरनेट फिगर। 1 मिनट।
ओके अब यहाँ बड़ा वो सेगमेंट फिगर देखोगे अर्थवर्म का राइट साइड पे, तो देर इज अ पार्ट ऑफ द अर्थवर्म विच इज नॉट सेगमेंटेड, ठीक है, विच इज नॉट सेगमेंटेड। आप कोई भी अर्थवर्म में देख लो, देखो ये अर्थवर्म में भी दिखा है, लेफ्ट साइड में छोटा अर्थवर्म है, उसमें अ पार्ट ऑफ द बॉडी इज अनसेगमेंटेड। ओके, दिस पार्ट इज इन्वॉल्व विद रिप्रोडक्शन, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते, एंड देर आर सम रीजंस व्हाई इट इज नॉट सेगमेंटेड, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस, नॉट बिकॉज ईशिता ने आप पूछा मुझे क्लाइटेलम क्या है, बट जस्ट टू टेल यू कि ये जो सेगमेंटेड एनिमल्स होते हैं उसमें जरूरी नहीं है कि पूरा बॉडी सेगमेंटेड हो। मे बी देर आर सम पार्ट्स विच आर नॉट सेगमेंटेड, बट मोस्ट ऑफ द बॉडी विल बी सेगमेंटेड, ठीक है। अभी हमारा बॉडी मतलब हमारा ट्रंक, मतलब हमारा थोरैक्स एंड एब्डोमेन, सो नाउ यू नो दैट इज सेगमेंटेड, ठीक है, बाहर से भले सेगमेंट ना दिखता हो। नाउ कैन यू टेल आर आवर लिम्स सेगमेंटेड, क्या हमारे लिम्स सेगमेंटेड है क्या, LIMBS लिम्स, हमारे हाथ और पैर सेगमेंटेड है क्या, कैन समबडी टेल मी। Yeah, so we have segments, we have parts, and because our ये are segmented, we can move them so well, नहीं तो मुझे सीधा का सीधा ऐसा हिलाना पड़ता हाथ मेरा। Now I can move it, now my fingers are segmented, so मैं ये कर सकता हूँ। अगर मेरे segmented नहीं होते मुझे ऐसे मूव करना पड़ता। Okay, so segmentation gives lot of advantage in movement, and वो movement and locomotion की वजह से ही हम लोग इतने इवॉल्व हो चुके हैं, हम कितनी सारी चीजें कर सकते हैं जो बिना सेगमेंटेशन के हम नहीं कर पाते, ठीक है। सो दैट इज अबाउट सेगमेंटेशन एंड मेटामेरिज्म। वन मिनट, ये वापस अर्थवर्म वाला फिगर दिख रहा है आपको, या नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग विच इज सूडो सेगमेंटेशन। बायोलॉजी में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें एक जैसी होती है, लेकिन हमेशा कुछ एग्जाम एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे हमने सूडोसीलोम देखा, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव सीलोम, सम में डोंट हैव सीलोम, लेकिन एक वापस उसमें बीच में आ जाता है सूडोसीलोम। ऐसे हम देखेंगे सूडो सेगमेंटेशन, एंड वो कौन से एनिमल में होता है वो देखेंगे, व्हाट इज सूडो सेगमेंटेशन। ओके, अब अगर ये फिगर देखोगे राइट साइड का, कैन यू सी दिस फिगर, दिस इज अ टेप वर्म, वन मिनट, नाउ दिस इज अ टेप वर्म। टेप वर्म मतलब फ्लैट वर्म जो हमारे इंटेस्टाइन में कभी कभी मिलता है। ये ग्राफिक फिगर है लेकिन रियल लाइफ में भी ऑलमोस्ट ऐसा ही दिखता है। नाउ व्हाट आई वांट टू शो यू दैट द इनिशियल पार्ट ऑफ द बॉडी इज अनसेगमेंटेड, आपको दिखता है अनसेगमेंटेड, बट द रेस्ट ऑफ द बॉडी इज सेगमेंटेड, पूरा बॉडी सेगमेंटेड होता है। नाउ दीज आर नॉट ट्रू सेगमेंट्स, दीज आर सूडो सेगमेंट्स। अब सूडो सेगमेंट्स क्यों बोलते हैं, आई विल टेल यू। ओके, नाउ फर्स्ट ये जो सेगमेंट्स जो बनते हैं इसमें, ये कैसे और कब बनते हैं वो समझना जरूरी है। द एक्चुअल बॉडी ऑफ द वर्म, ये बॉडी है वर्म का, वो यहाँ तक ही होता है, और उसको हेड को स्कोलेक्स और इसको बॉडी बोलते हैं। ओके, दिस इज द बॉडी, द बॉडी ऑफ द वर्म एंड्स हियर, द रियल लेंथ ऑफ द वर्म इज अप टू हियर ओनली, और इसमें सब चीजें होती है, ऑल ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं जिससे वो जिंदा रह सकता है। लेकिन समहाउ ये एनिमल क्या करता है, उसके बॉडी में फ्रॉम दिस एंड वो छोटे छोटे सेगमेंट्स ऐड करता है, छोटे छोटे सेगमेंट्स ऐड करता है और अपना बॉडी लंबा बनाता है। लेकिन वो रियल बॉडी वो लंबा नहीं होता है, उसमें सेगमेंट्स ऐड होते हैं। अब ईच सेगमेंट में मेनली उसके गोनैड्स होते हैं। ये हर्मेफ्रोडाइट एनिमल है, मतलब उसमें मेल और फीमेल गोनैड्स दोनों होते हैं, एंड द पर्पस ऑफ दिस सेगमेंट इज कि उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो, एंड जब वो फर्टिलाइजेशन हो के अलग हो जाएगा तब बॉडी शुड नॉट बी अफेक्टेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो टेप टेप वर्म है इसके हजारों सेगमेंट्स बनते हैं, बट द सेगमेंट इज सिंपली अटैच टू द बॉडी, वो इंटरनली कनेक्टेड नहीं होता है। अगर हमने
किधर से भी बीच में काट दिया ये सेगमेंट्स ऑफ द टेप वर्म, तो उसका मेन बॉडी को पता भी नहीं चलेगा और फर्क भी नहीं पड़ेगा. सो दे आर नॉट इंटरनली कनेक्टेड, एंड ऐसे सेगमेंट्स को वी से दे आर सूडो सेगमेंट्स. Okay, they are not internally connected with the rest of the body. So this is an example of pseudo segment. Liver fluke. 1 minute. No, this is the only animal जिसमें pseudo segment होता है, that is tapeworms. Now tapeworms are platyhelminthes or flatworms. उसके 3 कैटेगरीज होते हैं flatworms के. One is turbularia, जो आप flatworm in the water दिखता है आपको. दूसरा होता है ये टेपवर्म्स, इसको बोलते हैं सिस्टोडा, वो न वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है. और तीसरा है ट्रिमेटोडा. ट्रिमेटोडा उसमें लिवर फ्लूक्स होते हैं. तो लिवर फ्लूक्स भी फ्लैट होते हैं, उसमें भी सेगमेंट नहीं होते. सो दिस इज द ओनली एनिमल इन फ्लैटवर्म्स जो सेगमेंटेड होता है, और वो भी स्यूडो सेगमेंटेड होता है. ओके, सो आई होप यू नो नाउ व्हाट इज स्यूडो सेगमेंट. इट मींस इट इज सेगमेंट्स आर अटैच्ड टू द बॉडी, 1, but they are not part of the main body, and 3, they are not internally connected. So आप उसको काट के फेंक दो भी दोगे तो वो मेन ऑर्गेनिज्म को कोई फर्क नहीं पड़ता है. ओके, अगर फर्क नहीं पड़ता है तो वो क्यों बनाता है? क्योंकि बायोलॉजी में कुछ भी चीज बिना वजह नहीं बनती. अब ये इसलिए बनाता है क्योंकि ये टेपवर्म जो हमारे इंटेस्टाइन में रहता है उसकी लाइफ बहुत डेंजर में होती है हमेशा. हमारे एंजाइम्स, हमारा पेरिस्टालसिस, हमारा कितना सारा प्रॉब्लम होता है अंदर इंटेस्टाइन में. तो उसको जीने के लिए उसकी अपनी बॉडी को शॉर्ट रखना पड़ता है, सो दैट वो इधर उधर बिखर ना जाए, खींचा ना जाए. सो इट कीप्स द मेन बॉडी शॉर्ट. लेकिन रिप्रोड्यूस करने के लिए उसको बहुत सारे एग्स चाहिए, तो वो अपने एग्स और अपने गोनाड्स ये वाले सेगमेंट्स में डाल देता है. So the segments are made for reproduction, and the body is kept short so that it can stay without harming itself, अपने आप को संभाल के सके. So this is a wonderful, it is called a parasitic innovation. अंदर अच्छी तरह शांति से जीने के लिए वो अपने बॉडी में इस तरह का इवोल्यूशन लाया है कि बॉडी लंबा रखने के बदले उससे अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अलग से सेगमेंट्स में डाल दिए और बाकी आराम से जिंदा रहता है. So this is called a parasitic adaptation. ठीक है, एंड पूरे एनिमल वर्ल्ड में कहीं पे भी आपको इस तरह का सूडो सेगमेंटेशन नहीं मिलेगा एक्सेप्ट इन टेपवर्म्स. ओके, सो दैट इज अबाउट सेगमेंटेशन. 1 minute. Now I'm going back to my notes. Any difficult with segmentation? So please remember, segmentation और मेटामेरिज्म में थोड़ा फर्क है. मेटामेरिज्म मतलब सीरियल रिपीटेशन ऑफ पार्ट्स, इवन इंटरनल पार्ट्स, एंड सेगमेंटेशन मतलब डिवाइडिंग them to different parts. अब all animals, those who are segmented, not pseudo segmented, जो segmented है, usually they are metamerically segmented, क्योंकि अर्थों में भी रिपीटेशन ऑफ पार्ट्स होता है, आर्थ्रोपोड्स में भी रिपीटेशन ऑफ पार्ट्स होता है, और इंसान में भी होता है. सो यूजुअली सेगमेंटेड एनिमल्स आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड. ठीक है, बट एक्चुअली दोनों वर्ड्स का मीनिंग अलग है. ओके, सो नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग डन, सेगमेंटेशन. और मैंने डिस्कस किया आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड कंप्लीट. ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट, दैट इज नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड होता है कॉर्डेट एनिमल्स में. कॉर्डेट्स आर वेरी एडवांस एनिमल्स एंड वी आर गोइंग टू स्टडी दिस एज अ सेपरेट चैप्टर. मतलब एनिमल किंगडम को हमने 3 भाग में डिवाइड करना है. वन इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो अभी हम कर रहे हैं. ठीक है, उसमें हम ये नोटोकॉर्ड वाला चीज पोस्टपोन करेंगे. हमने इनवर्टिब्रेट्स के सब कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए एक्सेप्ट 2, मैं जो अभी आज खत्म कर लूंगा. एंड देन फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू गो टू इंडिविजुअल फाइला. जब हम एक एक फाइला डिस्कस करेंगे
तब ये सब वर्ड्स जो हम कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स अब तक सीखे हैं हर एक फाइला में रिपीट होगा। वहां में भी आपको पूछूंगा ये सेगमेंटेड है या अनसेगमेंटेड एनिमल है, ये डिप्लोप्लास्टिक है या नॉट डिप्लोप्लास्टिक है, विच मीन्स ये जो अब तक हमने डिफिकल्ट टॉपिक किया है वो आपका बार बार रिवाइज होने वाला है, सो यू डोंट हैव टू वरी। ओके, और नोटोकॉर्ड आपके नोट्स में आएगा, लेकिन अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब हम कॉर्डेट एनिमल्स करेंगे तब हम नोटोकॉर्ड तक जाएंगे। ठीक है, नाउ अपने पास अभी थोड़ी देर बची है, तो आप 2 मिनट का ब्रेक ले लो। अभी मेरे इसमें 12:47 हुआ है, 12:50 को ब्रेक देंगे। 12:50 तक यू कैन टेक अ ब्रेक। मैं मेरा टॉपिक सर्च करके रखता हूँ, सिलेबस फॉर द मेगा टेस्ट। ये संडे को है मेगा टेस्ट आपका, 6 को है मेगा टेस्ट। गुड, हाँ, तो उसमें सिलेबस होगा अप टू सेगमेंटेशन। ओके, अप टू सेगमेंटेशन सिलेबस होगा। टुमारो आई एम गोइंग टू, सॉरी, कल, हाँ, तो सेगमेंटेशन भी होगा, एंड मैं जो कल और परसों फाइला करूंगा, 2 फाइला, पॉरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा, उसमें भी वो भी 2 टॉपिक में होगा। ठीक है, नॉर्मली मैं ये लास्ट टॉपिक से ऐड नहीं करता हूँ टेस्ट के पहले वाले, लेकिन आई नो कि जब आप फाइला स्टडी करोगे तो ये इसका ये जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपका ऑटोमेटिक रिवाइज हो जाएगा। ओके, सो 2 फाइला हम इंक्लूड करेंगे, पॉरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू अनदर टॉपिक। इफ यू रिमेंबर, हमने जब लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनाया था फॉर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तब हमने बताया था कि कुछ चीजें यूज होती है फॉर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंपॉर्टेंट बट दे आर नॉट यूज एज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो उसमें से कुछ चीजें हम अभी कर रहे हैं। ये आपके एनसीईआरटी में अच्छी तरह नहीं दी है, लेकिन आपके सिलेबस में है। ठीक है, 1 मिनट। 1 मिनट। Just 1 minute, let me search for that. Okay. Now just look at this. मुझे मिला नहीं है, but I'll just start. I want to finish this topic today. तो आप सुनो। Now हमने एक टॉपिक किया था, what was body plan. I'll just go to that. कहाँ पे ऊपर गायब हो गया क्या? 1 मिनट, जस्ट मैं एक बार कम से बॉडी प्लान पे आता हूँ। 1 मिनट। हाँ, क्या? 1 मिनट। ठीक है, अब ये राइट साइड का फिगर, इफ यू रिमेंबर, हमने ये प्लान किया था डिफरेंट बॉडी प्लान्स जो एनिमल में होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉडी प्लान। वन इज द सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, जो पॉरीफेरा में होता है, उसको हटा दो। बट ऑल अदर एनिमल्स हैव 2 टाइप्स ऑफ प्लान्स। वन इज द ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, इसमें जो एलिमेंट्री प्रिमिटिव एलिमेंट्री कनाल होता है उसमें एक ही ओपनिंग होता है, मतलब जो चीजें एक तरफ से आएगी वो उसी तरफ से वापस जाएगी। सो देयर इज ओनली वन एंट्री एंड एग्जिट फॉर द फूड एंड वाटर टू कम इन एंड गो आउट। इसके वजह से क्या होता है, अदर साइड पे देयर इज अ ब्लाइंड एंड, देयर इज नो ओपनिंग। तो ऐसे एनिमल्स को दे आर कॉल्ड ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। सो उसका बॉडी इज लाइक अ सैक। इफ रिमेंबर, मैंने डिस्कस किया था, ये हाइड्रा में भी ऐसा ही होता है। ओके, हाइड्रा का ये बॉडी है, नीचे कोई ओपनिंग नहीं है, सिर्फ ऊपर की तरफ ओपनिंग होता है उसका माउथ। और माउथ उसको एक्चुअली ब्लास्टोपोर बोलते हैं। यू माउथ नहीं बोलते, क्योंकि इससे अंदर भी आता है और बाहर भी जाता है। सो इट इज डूइंग द वर्क ऑफ माउथ एंड एनस बोथ। ओके, सो ऐसे कॉमन ओपनिंग जब होता है, देन वी सेड दैट द एनिमल्स हैव अ ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। अब इसके बाद जो एडवांस एनिमल्स है, मतलब आफ्टर निमेटोड्स ऑनवर्ड्स, उसमें क्या होता है, राइट साइड का फिगर वापस देखो। पहले ये एक ओपनिंग तैयार होता है,
लेकिन फिर धीरे धीरे दूसरी तरफ भी दूसरा ओपनिंग तैयार हो जाता है। देखो अभी लेफ्ट साइड के फिगर में ऐसे दिखा है, पहले उसका माउथ होता है और बाद में उसका एनस भी बनता है। इसके वजह से क्या होता है, अंदर का एलिमेंट्री कनाल का ट्यूब दोनों तरफ से ओपन हो जाता है। So when the alimentary canal is open from both sides, we say that the animal has got a tube in tube body plan, जिसमें there are two tubes. The outer tube is the body wall of the animal, जैसे हमने एलिनेट में देखा या हम निमेटोड्स वर्म्स में देखेंगे, आउटर वॉल ऑफ द एनिमल इज लाइक अ ट्यूब, ठीक है। एंड उसके अंदर देयर इज वन मोर ट्यूब, दैट इज द एलिमेंट्री कनाल। तो जब इस तरह से दो ट्यूब्स अपने स्ट्रक्चर में होते हैं, देन वी से दैट द एनिमल हैज अ ट्यूब इन ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है। हमारा बॉडी प्लान क्या है, ये दोनों में से कोई एक है क्या? व्हाट इज आवर बॉडी प्लान? इज इट वन ऑफ देम? कैन एनीबडी टेल? हमारा बॉडी प्लान ब्लाइंड सैक है या ट्यूब इन ट्यूब है या और कोई है? ट्यूब इन ट्यूब, ओके, वेरी गुड। वी आर ऑल्सो हैविंग ट्यूब इन ट्यूब बॉडी प्लान, क्योंकि ये हमारा बॉडी है, इतना है। सो वी हैव एन आउटर बॉडी विच इज लाइक अ ट्यूब। अब वो अलग बात है, मेरा बॉडी ट्यूब के बदले ढोल जैसा हो गया है, बट एक्चुअली इट इज अ ट्यूब, ओके। नाउ इनसाइड देयर इज एन एलिमेंट्री कनाल, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड ओपन्स एट द एनस। बट अंदर कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो, दैट इज डिफरेंट, however it is like a tube. So all animals after nematodes have a tube in tube body plan, ठीक है, अप टू ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब ये लास्ट दो पॉइंट है एंड उसके बाद हम आज का खत्म करेंगे, तो हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट नोटोकॉर्ड खत्म हो जाएगा। नाउ ये एनिमल्स में आप देखोगे, राइट साइड के एनिमल में मुंह बन चुका है एंड लेफ्ट साइड में देखते हो कि बाद में उसका एनस बनता है ना। मतलब देयर आर सम एनिमल्स जिसमें माउथ पहले बनता है और एनस बाद में बनता है, ओके। नाउ माउथ के लिए दूसरा वर्ड इज स्टोमा और स्टोम, एंड फर्स्ट या पहला के लिए द वर्ड इज प्रोटो, प्रोटो, ओके। सो दोज एनिमल्स जिसमें माउथ पहले बनता है, दे आर कॉल्ड प्रोटोस्टोम्स, ओके। जो एनिमल्स जिसमें माउथ पहले बनता है और एनस बाद में बनता है, दे आर कॉल्ड प्रोटोस्टोम्स, ठीक है। एंड दोज एनिमल्स जिसमें एनस पहले बनता है लेकिन माउथ दूसरा बनता है, तो माउथ दूसरा मतलब ड्यूटरो, ड्यूटरो मीन्स दूसरा, सो सच एनिमल्स आर कॉल्ड ड्यूटरोस्टोम्स, ठीक है। सो प्रोटोस्टोम्स में माउथ पहले बनता है मतलब एनस बाद में बनता है, और ड्यूटरोस्टोम्स में एनस पहले बनता है और माउथ पहले बनता है। अब कौन सा अच्छा, पहले कौन सा बनना चाहिए, एंड विच शुड बी कंसिडर्ड मोर एडवांस्ड एंड व्हाई? पहले माउथ बनना अच्छी बात है एम्ब्रियोलॉजी में, या पहले एनस बनना अच्छी बात है? सो सी वी आर टॉकिंग ऑफ ट्यूब इन ट्यूब एनिमल्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज बेटर? ट्यूब इन ट्यूब तो है, दो ओपनिंग बनने तो वाले एडल्ट में। अब आपको माउथ पहले बनाना एडवांस लगता है या एनस पहले बनाना एडवांस लगता है? व्हाट इज मोर एडवांस्ड? माउथ, ठीक है। नाउ इमेजिन करो माउथ पहले बन जाए और वो खाना खाने लगे, तो निकालेगा कहां से? So what will happen? Food will get collected in the body and that will not be able to be excreted, and that can cause some problems to the body. So it is better कि आप पहले आउटलेट तैयार कर दो और फिर खाने को शुरुआत करो। So इवोल्यूशन में जो मॉडर्न एनिमल्स है एडवांस्ड आफ्टर इकानोडर्म्स, इकानोडर्म्स ऑनवर्ड्स, दे आर ड्यूटरोस्टोम्स, मतलब उनका एनस पहले बनता है और फिर माउथ बनता है। इनफैक्ट हमारे बॉडी में भी हमारा एनस इज पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कनाल, मतलब जो हमारा एम्ब्रियो में एलिमेंट्री कनाल होता है उसी का लास्ट पार्ट हमारा एनस बनता है, लेकिन हमारा माउथ एलिमेंट्री कनाल के साथ नहीं बनता है, वो अलग से बनता है। कैसे? जब हमारा एम्ब्रियो, मतलब हम एम्ब्रियो होते हैं तो इफ यू नो देयर आर नो आईज, देयर आर नथिंग, माउथ बहुत कुछ नहीं होता, सिर्फ गोल होता है, फिर उसके ऊपर आंखें आती है, ऊपर माउथ आता है ना। तो माउथ कैसे बनता है? हमारी जो फेशियल वॉल है, फेस का वॉल है, उसमें इन वजाइनेट खड्डा होता है और वो खड्डा बिकम्स द माउथ।
अब वो खड्डा अंदर जाके हमारे ईसोफेगस के आसपास एलिमेंट्री कैनाल को ज्वाइन हो जाता है। मतलब आवर माउथ इज नॉट इवन एंडोडर्मल, इट इज एन एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारे स्किन में से बनता है। इन अगर आप इंटरनल लाइनिंग ऑफ द माउथ देखोगे, अंदर का म्यूकोसा देखोगे, तो उसका भी स्ट्रक्चर इज वेरी सिमिलर टू द फेस का स्किन। इट इज नॉट लाइक द एंडोडर्म। मतलब ईसोफेगस से लेके एनस तक द स्ट्रक्चर इज मेड फ्रॉम एंडोडर्म, एंड वो अलग से इवॉल्व होता है इंक्लूडिंग द एनस, और वो पहले बनता है। और वो बन जाने के बाद, तैयार होने के बाद, धीरे धीरे हमारे माउथ, हमारे फेस में खड्डा पड़ता है, एंड दैट खड्डा is called an invagination. So that goes inside and joins the alimentary canal. So now you realize, एक तो एनस पहले बनता है, दूसरा माउथ बाद में तो बनता है लेकिन अलग से बनता है। ठीक है, so this will end that topic. Some animals are protostomes, some मतलब we are talking of tube in tube animals. Tube in tube animals can be protostomes, जिसमें माउथ पहले बने और एनस बाद में बने, and other more advanced animals are such, they are called deuterostomes, उसमें पहले एनस बनता है, सो माउथ सेकंड या ड्यूटरो बनता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटरोस्टोम्स। इसमें ये जो ओपनिंग है ना, जो ओरिजिनल वाला ओपनिंग जो ब्लाइंड सैक में देख रहे हो, उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोपोर। क्योंकि इफ यू रिमेंबर, हमने जब ब्लास्टूला डेवलपमेंट किया था, तब हमने बोला था कि उसमें एक ओपनिंग होता है ब्लास्टूला में, तो ब्लास्टूला में ओपनिंग होता है, तो उसको हम ब्लास्टोपोर बोलेंगे। तो एम्ब्रियो में तो ये ब्लास्टूला होता है और फिर उसमें ओपनिंग हो तो ब्लास्टोपोर। ठीक है, अब ये ब्लास्टोपोर कुछ एनिमल्स में माउथ बन जाता है, तो ब्लास्टोपोर बिकम्स अ माउथ, है ना। तो इसको हम प्रोटोस्टोम बोलेंगे। तो एक तो पहले उसका माउथ पहले बनता है, लेकिन कहां से बनता है? फ्रॉम द ब्लास्टोपोर। नाउ इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो, ये ब्लास्टोपोर इधर होता तो देन वी कैन से दैट द ब्लास्टोपोर में से एनस बनेगा एंड माउथ बिकम्स कम सेपरेटली, माउथ कम्स सेपरेटली, जैसे हमारे में होता है ना। तो हमारा ब्लास्टोपोर में से एलिमेंट्री कनाल और दी अदर साइड मतलब एनस बनता है। और मैंने क्या बताया, हमारा फेस माउथ कैसे बनता है? बाय इनवजाइनेशन ऑफ अ टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चर। हमारे फेस में से हमारा माउथ बनता है। हमारे फेस को कुछ लेना देना नहीं है विद द एंडोडर्म या विद द ओरिजिनल एलिमेंट्री कनाल, लेकिन फेस में से इनवजाइनेशन बन के हमारा माउथ बनता है। सो आवर ब्लास्टोपोर बिकम्स द एनस। मतलब हमारा ब्लास्टोपोर, ये एनिमल सोचो उल्टा है, तो हमारा ब्लास्टोपोर यहाँ होता है, एंड आवर ब्लास्टोपोर will become the anus, and that will be the first opening, and our face, or sorry, our mouth will form later separately, and that will be the second opening. ठीक है,